कल जो देखो, कल हम लोगों ने जो देखा था सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड होलो कंडक्टिंग, तो इसमें मैंने बताया था कि जितना भी चार्ज होगा वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, आपका सरफेस के ऊपर आ जाएगा। सारा का सारा जो चार्ज है वो सरफेस पे आ जाएगा। तो सरफेस पे आने की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, यानी कि ई इनसाइड जो होगा सिलेंडर के लिए वो जीरो हो जाएगा। ई आउटसाइड के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ई आउटसाइड के लिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों होगा, क्योंकि सरफेस पर जो होगा आर, कैपिटल आर जो होगा वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो मैंने कल आपको रिवाइज कर दिया था, कल वाले लेक्चर्स में मैंने ये डिस्कस किया था पूरा का पूरा कि कैसे आता है और कहाँ से आता है। बट उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर जब भी क्वेश्चन आ रहा होगा डायरेक्टली आएगा, क्योंकि हम लोगों को याद रखना होगा सिलेंडर के लिए। दूसरा केस हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि सॉलिड बट नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। सॉलिड बट नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये रिवीजन पर्पज से है, जो कल की क्लास में हम लोग देख चुके थे। यदि किसी ने कल की क्लास ज्वाइन नहीं की थी तो उसको यहाँ से एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी कि ई इनसाइड जो होगा वो थोड़ा इस तरह का आया था, सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वेयर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा यूज किया है, तो यहाँ पर सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, और फिर हमने देखा कि ई आउटसाइड जो था वो कितना आ रहा था। ई आउटसाइड बड़ा अजीबोगरीब एक्सप्रेशन आ रहा था कि कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, टू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ रहा था ई आउटसाइड पर। ठीक है, सरफेस पे कितना आएगा, ई सरफेस पे कितना आएगा। तो यार सबको पता है कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, यानी कि ये जो कैपिटल आर है ये उस रेडियस के बराबर हो जाता है जिस डिस्टेंस पर आप बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई सरफेस के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, एक सिग्मा आर आर से बाय एक टू। आर चला जाएगा, तो सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर ई सरफेस। अब इसके साथ में मैंने ग्राफ भी बड़े इंपॉर्टेंट बताए थे, यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया है, यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ वॉल्यूम है। ठीक है, तो मैंने ग्राफ बोला था कि यदि ग्राफ बनाओगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में, तो आप देखोगे कि जब तक सरफेस है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो था। फिर एकदम से पीक पर जाकर, ये सरफेस पर जाकर एकदम से इंक्रीज हुई, मैक्सिमम हुई। फिर मैक्सिमम होने के साथ साथ जैसे जैसे आपसे दूर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा ग्राफ था, ये ग्राफ था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो कंडक्टिंग पेयर की वजह से। ठीक है, इसमें जो ग्राफ आएगा वो किस तरह का आएगा, देखिएगा इसमें थोड़ा ग्राफ अजीबोगरीब आएगा। इसका जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा, पहले इंक्रीज करेगा, कहाँ तक इंक्रीज करेगा, जहां तक आर इक्वल टू कैपिटल आर, कहाँ तक इंक्रीज करेगा, जहां तक आर इक्वल टू कैपिटल आर। उसके बाद ये भी क्या होने लग जाएगा, रिड्यूस होने लग जाएगा। ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज योर रेडियस, सॉरी हाँ, दिस इज योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे। ठीक, उसके बाद हमने कल वाली क्लास में ये भी देखा था, ये कल का रिवीजन चल रहा है, कल वाली क्लास में हमने ये देखा था कि कोई भी प्लेन शीट ऑफ पेपर है। ठीक है, प्लेन शीट ऑफ पेपर है, तो इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लीजिए किसी एक्स डिस्टेंस पर, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो आ रही थी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। बट कंडीशन ये थी कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। तो सर फिर डिपेंड नहीं करता तो क्या इनफाइनाइट पे भी होगी, नहीं बेटा, ये x इज मच लेसर देन मच लेसर देन मच लेसर देन एरिया ऑफ प्लेट, दिस इज एरिया ऑफ प्लेट। यानी कि बोला जाता है कि एरिया ऑफ प्लेट के सामने ये x जो है ना बड़ा छोटा होना चाहिए, यानी कि प्लेट के पास के एरिया के बारे में ही बात की गई है, उससे दूर हमने कोई बात नहीं की। और यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग है ना वहां पर यूज करते हैं, कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर यूज करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कैपेसिटर पढ़ाया हुआ है पूरा, देखिएगा पूरा ठीक से देखिएगा, मैंने कैपेसिटर पढ़ाया हुआ है आपको।
तो उसमें मैंने है ना ये वाला बहुत अच्छे से यूज किया था कि ये एरिया ऑफ द प्लेट है, दिस इज एरिया ऑफ द प्लेट, दिस डिस्टेंस इज मच लेसर देन एज कंपेयर टू, दिस डिस्टेंस इज मच लेसर देन एज कंपेयर टू एरिया ऑफ द प्लेट। ओके, ये मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो वहां पर यूज किया था, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी सिंगल प्लेट की वजह से, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही थी, यहाँ पर दो प्लेट की वजह से आ रही थी, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे बीच की, वो आ रही थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, क्योंकि ये दो प्लेट की वजह से आई है, वो सिंगल प्लेट की वजह से आई। तो कल वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ये सारी चीजें देखे थे या नहीं देखे थे? तो ये सारी चीजें जो हमने देखी थी कल वाले इसमें, तो हमने बताया था आप लोगों को कि किस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। इसमें मैं थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड और पॉइंट बता देता हूँ आपको। देखिएगा कि यार ये प्लेट है, ठीक है, और एक प्लेट ये है जिसपे आपने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है इनसाइड में। तो एक बार बताइए इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इधर होगा, और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर देखना, इस वाले पॉइंट पे बात करें तो इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। सेम एज इस वाले पॉइंट पर भी चेक करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपोजिट होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से तो इस वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। 0। इसी वजह से आपने देखा, और आपने देखा कि कैपेसिटर पढ़ाते टाइम पर ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट विल बी, नहीं मस्ट बी जीरो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जीरो होगी, यहाँ पर जीरो होती ही है। ठीक है, आउटसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसलिए वहां पर ये भी बोला जाता है कैपेसिटर के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाउंडेड है। इस वजह से ये काफी सारी चीजों को बहुत अच्छे से स्टोर कर पाता है, मतलब सॉरी काफी सारी चीजें इन द सेंस एनर्जी को। ये बड़े एग्जाम्पल यहीं से उठ के जाते हैं, इसीलिए हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर में मैं बताता हूँ ये चीजें कि सारी सारी कैसे होगी कि आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है, क्योंकि वहां पे इसी यही रीजन होता है और कुछ रीजन नहीं होता। और इनसाइड में क्या होती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी भी कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों क्या हो जाती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारी जो एड होके कितनी आती है, सिग्मा बाय, ये वाली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये एड होकर आती है। ठीक है, ये तो कल के लेक्चर्स का रिवीजन था। आज के लेक्चर्स में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लोग। आज के लेक्चर्स का जो डिस्कशन होगा वो ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही करना है हम लोगों को, क्योंकि बात ही इलेक्ट्रिक फील्ड की चल रही है अभी, पिछले 2 दिन से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। बट किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्पेयर, ड्यू टू द चार्ज स्पेयर। ठीक, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कल वाले लेक्चर्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिलेंडर, हो सकता है सॉलिड है, हो सकता है नॉन सॉलिड है, तो वो ये रीजन हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है इसमें, अब आपने सिलेंडर की वजह से तो देख लिया, तो ऐसा नहीं है ना कि सर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप सिलेंडर की वजह से देख रहे हो उतना ही स्पेयर की वजह से आएगा। तो स्पेयर में भी दो ही केस बनेंगे, एक केस बनेगा सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड यदि कंडक्टिंग स्पेयर है, या फिर होलो कंडक्टिंग है। तो होलो कंडक्टिंग है तो उसमें भी ये स्पेयर ये बनेगा। एक दूसरा केस ये बनेगा कि सर सॉलिड बट नॉन कंडक्टिंग हो। यार इनमें, इन दोनों स्पेयर्स में ये डिफरेंस है कि सॉलिड कंडक्टिंग और होलो कंडक्टिंग है, तो जो सॉरी जो सॉलिड कंडक्टिंग है और होलो कंडक्टिंग है उसमें इसमें क्या डिफरेंस होगा, ये स्पेयर है आपका। तो जैसे ही आपने इसको चार्ज दिया, क्यों चार्ज दिया, ये चार्ज सारा का सारा कहाँ जाएगा, स्पेयर के सरफेस पे चला जाएगा। लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में जैसे आप चार्ज हो गए, तो वो चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पर ही बात करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड कंडक्टिंग के लिए। ओके, तो ये सारा का सारा चार्ज स्फीयर पे हो जाएगा। इसका रेडियस आर है, उसका रेडियस भी कैपिटल आर मान लीजिए। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फीयर आर मान लिया। तो अब इनके लिए क्या फॉर्मूला जाएंगे, तो बट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि एनसीईआरटी में भी बड़े अच्छे से दिया हुआ है।
तो मैं तो सीधा सिंपली बात करूंगा आपके लिए दो फॉर्मूलाज पे, जैसे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हालांकि इसके दो फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं कि इनसाइड कितना होगा, आउटसाइड कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे आउटसाइड के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड कितना होगा। देखो ये सेंटर है, ये रेडियस है, इस पॉइंट से बाद के पॉइंट पर ही बात कर रहा हूँ मैं, सरफेस से बाद के पॉइंट पर। तो आपका जो सिग्मा आने जो सॉरी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो आने वाला है के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं, 4 के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो एक्चुअली में जब इसको लिखते हैं तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्क्वायर। डन। अब चार्ज स्क्वायर पे आउटसाइड पे मिल गया तो इनसाइड पर कितना होगा सर, ये भी बता दीजिए साथ के साथ, ठीक है। तो यार इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब चार्ज ही नहीं है इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना है या नहीं होना। तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है तो फिर सरफेस पे कितना आएगा सर, बिल्कुल आएगा सरफेस पे भी, सरफेस पे भी आएगा, क्यों नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो स्मॉल आर की जगह कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा ना, क्योंकि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हुआ नहीं हुआ। ये आर यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करते हैं आज, स्मॉल आर ये भी हो सकता है, स्मॉल आर ये भी हो सकता है, स्मॉल आर ये भी हो सकता है, स्मॉल आर ये भी हो सकता है ना, स्मॉल आर कुछ भी हो सकता है स्मॉल आर तो, ठीक है। तो स्मॉल आर का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से स्मॉल आर वेरी कर रहा है सेंटर से लेके कहाँ तक, स्मॉल आर वेरी कर रहा है सेंटर से लेके ऐसे, ठीक है। तो स्मॉल आर जो हो गया कैपिटल आर के बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि सरफेस पे चले गए आप डिस्टेंस। तो ये आपका इनसाइड हो जाएगा और ये आपका सरफेस पे हो जाएगा। यानी कि यार ये तो वो वाली बात हो गई कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो वैसी की वैसी आ गई, बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को डायरेक्ट यही याद रखना है, ठीक। और अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले इसका ग्राफ बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि देखो यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर, ड्यू टू द चार्ज स्फीयर जो आ रहा है वो आ रहा है स्फीयर तक की रेडियस से लेके स्फीयर की रेडियस तक, यानी कि सरफेस तक कितना आ रहा है, जीरो। फिर एकदम से पीक पे गया, गया ना, मैक्सिमम पे गया ये वाला। फिर उसके बाद क्या हो गया, देखो आर की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ई इज, ठीक है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल है, बात तो एक ही है, प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है, बट ये बोल देते हैं इसके लिए कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या बोल देते हैं ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये देखो ये चला जाएगा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चला जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, डन। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फीयर। अब ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टिपिकल बनाना है, क्वेश्चन टिपिकल बनाना है तो आपको यहीं से टिपिकल बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन टिपिकल बनता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि इनसाइड कितना होगा और आउटसाइड कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आउटसाइड ही देख लेता हूँ, यहाँ पर आउटसाइड लिखा है तो यहाँ पे भी आउटसाइड बना देता हूँ आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम एज हो जाएगा पहले की तरह, के क्यू अपॉन सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर, ठीक है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक। वैसा का वैसा ही होगा जैसे यहाँ पर होगा पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर, क्योंकि सारा चार्ज तो इसी में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसके बाहर थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके बाहर तो जैसे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही होता चला जाएगा। फिर यार एक बात बताइए कि इनसाइड तो बड़ा टिपिकल केस आने वाला है कि जैसे आपका सर सिलेंडर में बताए थे वैसे इनसाइड पे थोड़ा टिपिकली आ जाएगा, बट सरफेस पे तो सर यही आना चाहिए ना, बिल्कुल आएगा भाई। सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा टिपिकल जो आएगा इनसाइड आएगा, क्यों आएगा टिपिकल इनसाइड, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जो स्पेयर के अंदर जो चार्ज है ना वो बड़ा इफेक्टिव है, स्पेयर के अंदर जो चार्ज है वो बड़ा इफेक्टिव है, इस वजह से आपका ये जो फील्ड है
ये जो चार्ज है इसी वजह से फील्ड में वेरिएशन होंगे। ये सेंटर से आप बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप, सेंटर से आप बात कर रहे हैं, इस सेंटर से। तो इस सेंटर से जो बात कर रहे हैं, तो इस सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे आप, ये डिस्टेंस बढ़ाई फिर ये डिस्टेंस बढ़ाई, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो ये देखो ना यार, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यदि एक वॉल्यूम लोगे तो एक यूनिट वॉल्यूम का ही चार्ज आएगा, 2 यूनिट वॉल्यूम लोगे, मान ले ये स्फीयर कंसीडर करोगे तो इसी का चार्ज आएगा ना। अब आप बोल दो सर मैं तो ये करूंगा, तो यार चार्ज भी तो बढ़ गया ना। अब आप बोल दो कि सर मैं तो ये करूंगा बिल्कुल स्फीयर सरफेस के स्फीयर के पास, आप बोल दो कि सर मैं तो पूरा ही सरफेस करूंगा, तो पूरा सरफेस में जितना चार्ज है वो आएगा, कंसिडर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो वो चीज है और कुछ भी नहीं है, मिटाने एक चीज जाते हैं, मिट सारी चीजें जाती है। ठीक है बेटा। तो जिस तरह से आप कंसिडर करोगे चार्ज पर न्यूटन, उसी उसी तरह से होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसको किस तरह से बिहेव किया जाए। ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। और ये आर भी आर क्यूब हो जाएगा, डन। ये कितना हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर क्यूब। अब देखो इस पे तो डिपेंड कर रहा है, ये तो वाली चीज हो गई, आपको पता होगा कि कल वाले क्वेश्चन में भी ये स्मॉल आर ऊपर आया था, यानी कि जितना आप रेडियस कंसिडर करोगे तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, यस और नो, के क्यू अपॉन आर क्यूब, डन। समझ रहे हैं आप। अब देखो कोई बोले सर इनसाइड से मैं सरफेस पे जाऊं, तो आर अपॉन आर रख दो, सरफेस पे चला जाएगा, यहाँ से आएंगे ना, क्योंकि सर इनसाइड है तो मेरे को तो आर बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, तो देखो के क्यू कैपिटल आर सरफेस पे पहुंच गया तो आर क्यूब, आर से आर कट गया तो देखो कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आया ना। यहाँ से भी समझ सकते हैं और यहाँ से भी समझ सकते हैं, समझ सकते हैं नहीं कि समझ सकते हैं। तो ये चीज हो गई कि यार हम कैसे याद रखें कि स्पेयर का जो आउटर सॉरी सरफेस पे वो कैसे आएगा। तो वो ऐसे भी याद रख सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि इसी के रेफरेंस में इसको याद रख, इसी के रेफरेंस में थोड़ा अच्छे से याद रख। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही पड़ेगा कि अंदर में जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि आपका ये आर जो है ये सेंटर से इंक्रीज होता जाएगा हमेशा। हो सकता है आपने स्फीयर के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे बात की हो, तो ये आपका चार्ज हो इनसाइड में, इतना ही चार्ज आपने कंसिडर किया हो सकता है ना। हो सकता है आप बड़ा स्फीयर लोगे तो आपका चार्ज ज्यादा होगा, तो आपका फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ज्यादा होगा ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से समझ में आता है कि ई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो अब देखना यहाँ पर मैं ग्राफ बना देता हूँ, इस छोटी सी स्पेस में बना देता हूँ, एक साथ समझ में आ जाएगा आपको कि यार देखो जैसे जैसे इनसाइड पर, इनसाइड से लेके सरफेस तक का ही पॉइंट है ये। इनसाइड का मतलब हो गया, इनसाइड से 3 पॉइंट होते हैं अपने पास, एक इनसाइड एक सरफेस और एक आउटसाइड। तो इनसाइड से लेके जो सरफेस है वहां तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बढ़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा, और ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आपका बढ़ेगा। फिर उसके बाद देखो जैसे ही आप आउटसाइड गए, जैसे ही आप दूर जाते जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द, बड़े ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के बारे में आप बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, क्योंकि कोताही जैसे ही बढ़ती है आपका क्वेश्चन में ग्राफ, कई बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्या होगा, किसका ग्राफ है, या बता देते हैं कि बताइए सॉलिड कंडक्टिंग है इसका ग्राफ कैसा बन रहा होगा। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ग्राफ के ऊपर, ऐसा नहीं है कि ग्राफ्स पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन ये है कि इन टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसमें ज्यादा एयर फेयर नहीं होती है, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा होता है। वो आपको डायरेक्टली कभी भी ये नहीं बोलता कि ये किस तरह का स्पेयर है और ये किस तरह का सिलेंडर है, वो आपको बस ये बोल देगा कि ये सिलेंडर है और ये स्पेयर है और इसकी रेडियस इतनी इतनी है, ठीक है। अब आपसे वो ये नहीं बोलेगा कि आपसे इनसाइड पूछा है या आपसे आउटसाइड पूछा है या आपसे सरफेस पूछा है, वो आपको सिर्फ सिलेंडर बोलेगा, किस तरह का सिलेंडर है ये भी बोल देगा, बस आपको रेडियस दे देगा कि जैसे 2 मीटर है पर पूछा गया है और आपके स्पेयर की रेडियस है 3 मीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द स्पेयर इज 3 मीटर,
फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर एट अ पॉइंट r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बस खत्म कहानी। उसने इनडायरेक्टली आपको ये बोल दिया कि आपसे इनसाइड पे बात कर रहा है। कंडक्टिंग है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। नॉन कंडक्टिंग होता तो फॉर्मूला लगा देते। नॉन कंडक्टिंग होगा तो फॉर्मूला आपको पता है, अदरवाइज कंडक्टिंग होगा तो जीरो हो जाएगा। देखो सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, इनसाइड है, तो ये वाला लगा देंगे। तो वो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बोलेगा, वो आपको यही बताएगा कि करना कैसे है। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि कंडक्टिंग है नॉन, नहीं ये बोलेगा, लेकिन आपको ये नहीं बोलेगा कि इनसाइड बताइए कि आउटसाइड बताइए। ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। और थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आलस करेंगे, देखो आलस करने का अपने पास समय नहीं है। आलस करने का अपने पास समय नहीं है क्योंकि अपना एग्जाम बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने नजर आ रहा है। तो यार आलस नहीं करना। और इंडिया का जो नीट एग्जाम है वो बहुत बड़ा एग्जाम है। मतलब इसमें आपकी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है कि आप कितना एक्यूरेट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। आपसे बोला गया कि सॉलिड कंडक्टिंग है और आपसे पूछा गया है कि ड्रॉ द ग्राफ, विच वन इज करेक्ट। तो हो सकता है ना ग्राफ ऐसे बना के ऐसे बना दिया जाए, हो सकता है ग्राफ ऐसे बना के ऐसे बना दिया जाए, हो सकता है ग्राफ ऐसे बना के ऐसे बना दिया जाए, ठीक है, और ऐसे बना दिया जाए, हो सकता है ग्राफ कैसे बना के ऐसे बना के ऐसे बना दिया जाए। तो विच वन इज करेक्ट? फोर्थ वन इज करेक्ट और नॉट? देखो फोर्थ सॉलिड वन। है, सॉलिड है मतलब फोर्थ इसको कैसे याद रखेंगे? देखिएगा ये सॉलिड है तो सॉलिड का जो ये चार्ज है ना उठ के बाहर आ जाएगा। जैसे आपने इसको चार्ज दिया सॉलिड को, वो चार्ज कहाँ आ जाएगा? कहाँ आ जाएगा बेटा? बाहर में। तो जैसे ही बाहर में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। यानी कि देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ जीरो नहीं है, ये वैसे कैंसिल हो गया, यहाँ जीरो नहीं है, कैंसिल हो गया। यानी कि ये ग्राफ हो सकता है, ये ग्राफ हो सकता है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया तो आपको ग्राफ का शेप बिल्कुल याद है। फिर आप बोलोगे कि सर चार्ज से जैसे ही दूर दूर जाएंगे, जैसे किसी चार्ज से दूर जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है KQ/R²। यार डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो ये वाला तो बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये वाला कंसिडर होगा ना। तो दिस इज योर आंसर। ग्राफ्स पे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए कोई सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग बोलते ही जैसे आपने बोला कि नॉन कंडक्टिंग है, वैसे ही आप लोग को क्या मिला आपको पता लग गया कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। इनसाइड अलग आने वाला है और आउटसाइड अलग आने वाला है। आउटसाइड याद है तो सरफेस अपने आप याद रखें, या इनसाइड याद है तो अपने आप आपको सरफेस याद हो जाता है। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉरी सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, स्फीयर नहीं है। सॉलिड कंडक्टिंग क्या है? स्फीयर है। तो कोई मुझे बताएगा कि इनसाइड पर कितना होने वाला है? इनसाइड पर होने वाला है, कोई बताएगा? ρr/2 ε0 होता है, ρr/2 ε0। मुझसे बोल दिया कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 5 मीटर, ठीक है, एंड फाइंड आउट द एट 2 मीटर रेडियस, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग है। ओके, चार्ज डेंसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे, तो चार्ज डेंसिटी का कुछ नहीं होगा। मीडियम ऑफ द एयर जो है मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक। तो मेरे को क्या मिलेगा? अब आप 2 मीटर पे बात किया है, तो एक आउटसाइड का जो फॉर्मूला आता है वो तो ये आता है ना, σ R²/2 ε0 ये आता है। तो आउटसाइड का तो ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं है क्योंकि आपसे पूछा गया है R = 2 मीटर पर। आप क्या करोगे सर? ρ × 2/2 × तो जो इसका आंसर आने वाला है सर, वो ये आने वाला है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आने वाला है σ/ε0। दिस इज योर आंसर। हो सकता है आपको सिग्मा दिया हो सकता है आपको ε0 तो आपको पता है 8.85 × 10⁻12, तो ये लगा देंगे। लेकिन सिग्मा हमको पता होगा तो हम आंसर निकाल देंगे कैलकुलेटर, अदरवाइज यही आंसर होगा। हाँ, इसका ग्राफ के बारे में पूछेंगे तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? ऐसा बन के ऐसा बनेगा, या फिर ऐसा बन के ऐसा बनेगा, या फिर ऐसा बन के ऐसा बनेगा।
कैसा बनेगा, या फिर ऐसा बन के किस तरह का ग्राफ बनेगा, सर्कुलर। या फिर ऐसा बन के ऐसा खत्म हो जाएगा। तो देखो आपको ये भी पता है कि इनसाइड पर जो है, इनसाइड पर वो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और आउटसाइड पर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो ये बड़ा अच्छे से समझ में आ गया कि इनसाइड और आउटसाइड में डिफरेंस है, कि जैसे जैसे अंदर तो बढ़ेगा तो दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि देखो ये जो लाइन है ना, ये यही दिखा रही है कि सरफेस की, तो पहले बढ़ा सरफेस तक, फिर उसके बाद क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर ग्राफ, दिस इज योर करेक्ट ग्राफ। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेगी, बट ये है कि अपने को ये सारे रिजल्ट्स पता होने चाहिए। हम लोगों को जब तक रिजल्ट्स पता नहीं होंगे, हम लोग कुछ चीज डिस्कस कर ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते कि ये चीज कैसे होगी और कहाँ होगी। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। फिर उसके बाद देखो स्पेयर के बारे में बात करते हैं। अपन तो एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं स्पेयर में, आप लोग बाकी क्वेश्चन लगा लीजिएगा। स्पेयर में बात करते हैं, वो भी कौन सा, नॉन कंडक्टिंग, जिसको चार्ज दे दिया गया। यार नॉन कंडक्टिंग है, तो इसमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी आती है, इसका इनसाइड बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसका ई इनसाइड जो होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, अदरवाइज चार्ज नहीं होता तो क्या हो जाता, कहानी खत्म हो जाती। तो इसका इंटरेस्टिंग होगा के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, और आउटसाइड हो जाएगा वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना उसकी तरह बिहेव कर रहा है, सिर्फ इनसाइड को छोड़ दो, बाकी चाहे नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो, दोनों में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल उसकी तरह बिहेव कर रहा है जैसे किसी पॉइंट चार्ज की तरह। मुझसे पूछा जाए कि R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे 5 मीटर पे आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जबकि रेडियस ऑफ द स्फीयर है 5 मीटर, radius of the sphere is 5 meter. Find out the R equal to 5 meter. Find out the electric field due to the R equal to 5 meter. तो यार आपको तो केस इसने डायरेक्ट डायरेक्ट थ्योरी फॉर्म में बोला, मगर थ्योरी को समझने के बाद ही आया कि स्फीयर के जो सरफेस पर है फाइंड आउट द, आपसे यूं बोला गया है, इसने डायरेक्ट यदि 2 लाइन में ये क्वेश्चन करा था तो आपको ये बोलता है कि फाइंड आउट द ई सरफेस ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यार आपको पता लग गया सर, आउटसाइड इनसाइड तो पता है, सरफेस का क्या होता है, सरफेस का हो जाएगा सर कैपिटल क्यू क्यू कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब से आर क्यूब गया तो कैपिटल सर ये सर एक मिनट, तो ये ई सरफेस हो गया, तो ई सरफेस पे कितना हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपसे ये पूछ लिया डायरेक्ट डायरेक्ट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के का वैल्यू सबको पता होता है, क्यू का वैल्यू आपको दिया रहेगा कि क्यू का वैल्यू मान लीजिए 10 कूलम चार्ज दिया, तो आप सॉल्व करके निकाल दोगे सारी की सारी कहानी। बट ये सारी कहानी जो मैंने आपको लिख के बताई है ना, ये थ्योरी में दे के रखेगा वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो ये कभी भी आपसे वो नहीं पूछा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, अब अब पूरा इलेक्ट्रोस्टैट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट बचा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बड़ा ही सिमिलर सिमिलर सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो बड़ा सिमिलर सिमिलर सा है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो हम लोग इसमें समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी नहीं होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि 2 पॉइंट के बीच का ही क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कभी भी सिंगल क्वांटिटी नहीं होता। एक्चुअली में ये भी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा इसका डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक्स में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई कोई टेस्ट चार्ज यदि इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, उस इनफाइनाइट टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क डन, किसी पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन बाय जो टेस्ट चार्ज का जो रेशो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यह है कि किसी मान लीजिए किसी बी पॉइंट से
ए पॉइंट में लाने में किया गया वर्क डन, यानी कि वी ए माइनस वी बी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल ये था, यहाँ से उठा के यहाँ लाने में जो वर्क डन, यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन किया डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज का जो रेशो होता है वही क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हैं कि डेल वी बराबर डब्ल्यू बाय क्यू। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कहीं पे भी रैंडमली यूज आ जाता है। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी है ना कि वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ना कि वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क डन बाय चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो हमने बोला कि यार इलेक्ट्रोस्टैट जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रोस्टैट बड़ा मुंह पे बार बार में आएगा क्योंकि 4 दिन से इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, कि मैं इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट है मतलब जो वर्क डन हो रहा है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में V बराबर डेल V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, मान लीजिए कोई चार्ज है, हो सकता है आप इस चार्ज को ऐसे लाए हो सकता है आप इस चार्ज को ऐसे घूमते 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 लाए हो सकता है आप इस चार्ज को ऐसे जाके ऐसे लाए हो। तो इसका जो वर्क डन है ना W1 मान लो, W2 मान लो, W3 मान लो, तो वर्क डन बाई 1 इक्वल टू वर्क डन बाई 2 इक्वल टू वर्क डन बाई 3 होगा, क्योंकि जो लगने वाला वर्क डन है ना वो सेम होगा। और चार्ज तो सेम ही है, तीनों में आप यही चार्ज को उठा के यहाँ ला रहे हो, तीनों में क्या कर रहे हो आप इसी चार्ज को उठा के चाहे इस वे से ला रहे हो, चाहे इस वे से ला रहे हो, चाहे इस वे से ला रहे हो, चार्ज सेम है और वर्क डन सबका सेम आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या आएगा सबका सेम आएगा। और ऐसा क्यों होता है, वर्क डन ऐसा क्यों होता है इसको देखिएगा। नीचे दिखाता हूँ थोड़ा सा, ऊपर में ज्यादा हो जाएगा कचरा। देखना कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोर्स जो है यहाँ से यहाँ तक में, आपने चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जब लेकर आए तो एक फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज भी लेके आ रहे होंगे, तो मान लो ये चार्ज यहाँ पर, तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके अगेंस्ट में आपने काम किया तभी तो वर्क डन किया, अदरवाइज आप वर्क डन क्यों करते। तो यहाँ पे एक चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, आप यहाँ तक लाए, यहाँ तक लाए तो क्या हुआ, आपने एक वर्क डन किया, वर्क डन किया ना। जो वर्क डन किया आपने वो वर्क डन किसके अगेंस्ट किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया। तो वर्क डन जो किया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है वो हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होती है, मतलब इससे पाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता मींस क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से तो इसका जो वर्क डन है ना वो सेम आने वाला है, किसी भी पाथ से आ जाइए, जब वर्क डन सेम आ जाएगा, चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमेशा सेम आने वाला है। यानी किसी किसी सम डिस्टेंस पर रखे हुए चार्ज को अपनी किसी एक पॉइंट पर लाने पर करने में किया गया वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज का जो रेशो होगा वही हमेशा वर्क डन के बराबर होगा। और वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट क्यों होता है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, एक अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन कर रहे हो वो खुद ही पाथ इंडिपेंडेंट होती है, इस वजह से ये होता है। ज्यादा बेसिक डिटेल में नहीं गए, अब इसको बोल दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे आप उठा के यहाँ ले आइए, ये आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इस वजह से इसका वर्क डन किसी भी पाथ से होगा तो सेम रहेगा। तो यानी कि यहाँ से समझ में आता है कि डब्ल्यू बराबर सॉरी डेल वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू कहीं पे भी यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको डब्ल्यू बराबर क्यू वी बताया था ना कैपेसिटर पढ़ाते टाइम पे, भाई इस चैप्टर का बड़ा यूज है कैपेसिटर के अंदर, कि वर्क डन बराबर क्यू इंटू वी बताया था। अभी को तीसरे या चौथे लेक्चर में बताया हुआ कैपेसिटर में कि वर्क डन बराबर क्यू इंटू वी, वो यहीं से हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो अब ये देखने को मिला, तो अब बताइए मुझे, अब चलता है कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज की वजह से, मान लीजिए कोई चार्ज रख दिया आपने कैपिटल क्यू,
इसकी वजह से किसी आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, KQ by R। ठीक है। तो सबको पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है KQ/R²। ठीक है, मान लीजिए इस चार्ज की वजह से किसी इस पॉइंट पर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है, तो सर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो कई जगह डेल वी लिखते हैं या वी लिखते हैं, बात एक ही होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि डेल वी बराबर वी इंफिनिटी, सॉरी वी ए माइनस वी इंफिनिटी। तो वी इंफिनिटी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो हमेशा डेल वी बराबर हो जाता है वी। इसलिए इसको लिखना गलत तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल 100% सही भी नहीं है, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही लिख देते हैं कि वी बराबर, क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज होता है, हम ये मान के चलते हैं कि वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो वी बराबर कितना आएगा, KQ/R आ जाएगा, स्मॉल आर। यहाँ पर भी यदि मान लीजिए स्मॉल आर ही होता है, स्मॉल आर डिस्टेंस दिया हुआ तो स्मॉल आर ही लिखेंगे ना, कैपिटल आर कैसे लिख देंगे भाई, स्मॉल R²। और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा आपका, KQ/R। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी सम पॉइंट डिस्टेंस R पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, KQ/R। बट प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर चार्ज विदाउट साइन रख देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज रखेंगे ना क्यों, वो विद साइन रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर चार्ज क्या करेंगे, विद साइन रखेंगे। ओके, KQ/R। ओके, ये ध्यान रखना, वहां पर चार्ज का साइन नहीं लिखते थे, यहाँ पर चार्ज का साइन लेना मस्ट है हमारे लिए। यदि Q यदि Q जो है नेगेटिव आ जाता, तो आपका जो किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, -KQ/R। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना भाई। ठीक, अब एक बात बताइए मुझे, अब इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं इसी वाले पॉइंट पर, बाकी तो कहानी है सब, कि मान लीजिए कोई चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q+3 का, और मान लीजिए रखा हुआ है -3Q का। ठीक है, कैपिटल Q का -3Q का। तो मुझे बताइए कि ये थर्ड चार्ज कोई ला के रख दूं मैं, ठीक है, थर्ड चार्ज में कोई ला के रख दूं, तो बताइए उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा। ठीक है, कि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, क्या इस पॉइंट पर जीरो होगा, क्या इस पॉइंट पर जीरो होगा, क्या इस पॉइंट पर जीरो होगा, किस पॉइंट पर जीरो होगा, बताइए मुझे, किस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सेंटर पे। सेंटर पे होगा हमेशा, आउटसाइड पे नहीं हो सकता। कोई बता सकता है मुझे। आउटसाइड पे होगा सर। देखो क्या होगा, कि सेंटर पे होगा कि कहाँ होगा, तो हो सकता है कि सेंटर पे हो जाए, हो सकता है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, इस वाले पॉइंट पर जब हम निकालेंगे, इस वाले पॉइंट पर मान लीजिए ये R डिस्टेंस मान लो और ये X डिस्टेंस मान लो, ठीक, तो ये बोला जा सकता है कि KQ/X इक्वल टू K-3Q/R, यदि बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है जीरो, क्योंकि डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है इसको, दोनों प्लस माइनस के साइन से हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है। देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएंगे, एक आएगा KQ/, मान लीजिए इसको क्या मान लेते हो आप, R मान लेते हो, नहीं इसको मान लेते हो Y। ठीक है, तो KQ/Y जो है, यदि वो K, कैपिटल Q नहीं आएगा ना, यहाँ पर 3Q आएगा, और वो भी कैसे आएगा, -3Q जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, K स्मॉल Q/X प्लस Y प्लस R के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे भी तो जीरो हो सकता है ना, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, दोनों मिला के जीरो हो सकते हैं, एक माइनस का एक प्लस का है, जीरो हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए ट्रिक बताऊंगा कि कैसे होगा। तो यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि एक प्लस का आ सकता है KQ/, या मान लो कुछ जेड डिस्टेंस मान लो, तो और एक आ जाएगा KQ/X+R+Z डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो हमेशा बीच में तो होना ही होना है, ठीक है, लेकिन आउटसाइड पे होगा, एक ही जगह होगा, आउटसाइड पे या तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है। इसको कैलकुलेट करोगे ना आप, तब अपने आप समझ में आएगा कि कभी भी लेंथ नेगेटिव में नहीं आती,
तो एक साइड पर क्या हो जाती है, लेंथ हमेशा नेगेटिव में आ जाती है, इस वजह से एक साइड कैंसिल हो जाती है हमेशा। तो देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि बीच में होगा ही होगा, क्योंकि बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो डिस्टेंस को मेंटेन करके, चार्ज को मेंटेन करके इक्वल कर देगा। अब आउटसाइड में जो होगा ना, वो छोटे चार्ज के साइड पर ही होगा हमेशा, ठीक है। छोटे चार्ज के साइड पर ही हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जीरो होने वाला है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दो जगह हो सकता है, जैसे वहां पर बोला था ना कि या तो आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा या फिर दूसरी आउटसाइड होगा। किसी एक ही साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ था, ठीक है, दो साइड पे कभी भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ये दो साइड पर आपको जीरो कर सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है, चार्ज पुट विद साइन, चार्ज पुट विद साइन, ठीक है, चार्ज पुट विद साइन। मैंने मिटाया क्यों, ये मुझे पता ही नहीं लगा, मैंने मिटा दिया। चार्ज पुट विद साइन, इस वजह से क्या होता है बेटा, ये दो जगह पे होगा, ठीक है। ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था समझाने के लिए। अब बात तो ये आती है कि अब है अच्छे अच्छे पॉइंट तो अब आ रहे हैं। जैसे यहाँ से हमने ले लिया कि किसी भी v जो होगा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से होगा कैपिटल क्यू क्यू अपॉन आर, और q जो होगा वो विद साइन होगा। ये चीज यहाँ से उठाने वाली है, विद साइन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने बोला कि ये तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आ रहा है, मान लीजिए आपने कोई रिंग की वजह से आ गया, तो जैसे मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि किसी रिंग की वजह से किसी एक्सेल पॉइंट पर, ठीक है, किसी एक्स पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। तो अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वाला है, किसी भी एक्सियल चार्ज की वजह से, सॉरी किसी भी रिंग चार्ज की वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, आपको पता है क्या, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर R प्लस square एक्स स्क्वायर का रूट ओवर आर स्क्वायर का होल पावर 2, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ मैं तो, कि आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। होल स्क्वायर होता है इसका, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 2, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आने वाला है वो आने वाला है के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको ऐसे याद रखोगे तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। 1/2 आएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, डन। ये सारा चीजें जो आती हैं वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद आती है, ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि सर ये डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे याद रखना है। भाई हमारा तो क्रैश कोर्स में थोड़ा सा है कि हम लोगों को सारी चीजें कवर करनी है, तो अब डिटेल में पढ़ा नहीं सकते। जो 2 साल में पढ़ाया जाता है वो 1-2 दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता ना, और पढ़ाया भी जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई भाई, क्या हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 तो आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितने रह जाती है, 1 रह जाती है, और ऊपर वाला एक्स भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। यार ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये बड़ा अलग तरह से बिहेव करता है, और ये स्केलर क्वांटिटी, इसको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, और इलेक्ट्रिक इस एक्सियल पॉइंट को खत्म कर देता हूँ। मान लीजिए, नहीं इस पर थोड़ा से पॉइंट डिस्कस करता हूँ पहले कि इस पर क्या क्या हो सकता है। देखो देखना यहाँ पर, यदि ये सेंटर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है की पावर 1/2 है। यदि मैं बात करूं एट सेंटर पर,
एट सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है, होगा नहीं होगा x इक्वल टू 0 एक्सियल पॉइंट पर सेंटर पे आ गया तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो ये तो हो जाएगा 0, तो ये बचेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 1/2, तो 1/2 से 2 गया तो कितना आया के क्यू अपॉन आर। यार ये तो वही बात हो गई कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, कितना आएगा के क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग एट द सेंटर, ओके, एट द सेंटर जो आने वाला है, डन। तो ये चीज हो गई आपकी सेंटर पर, यदि एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस आपने 0 कर दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आ रहा है सेंटर पर वो के क्यू अपॉन आ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात क्वेश्चन बताइएगा, यदि कोई रिंग है, मुझसे ये पूछा जाए कि फाइंड द वी नेट में पूछा गया वी सेंटर प्लस वी एक्सियल, ठीक है, तो वी एक्सियल मतलब मान लीजिए आपको बोला गया 2 मीटर पर, बताइए मुझे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये रेडियस ऑफ द आर है, और रेडियस ऑफ द आर कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो कितना होगा, तो वी सेंटर कितना हो जाएगा भाई के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, और वी एक्सियल कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। भाई ये क्वेश्चंस में बिना लैंग्वेज में आपको करवाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट ऐसे बोल दिया जाएगा कि क्या करना है भाई, ठीक है, आपको ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आपको लैंग्वेज भी समझनी पड़ेगी, और ये तब समझ पाएंगे आप जब प्रैक्टिस होंगी। तो आपको वी नेट पूछा गया है, वी नेट में आपसे कंसिडर किया है थ्योरी में कि वी सेंटर बताइए, वी एक्सियल बताइए, तो के क्यू अपॉन आर कितना रेडियस ऑफ द 1 प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कितना रेडियस ऑफ द कितना है 1 प्लस 2 का स्क्वायर, भाई एक्सियल का स्क्वायर कितना है x तो यही है ना, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, तो ये कहानी सॉल्व करके लिख दो आप, वी सेंटर कितना होगा, सॉरी वी नेट कितना आएगा, आंसर आएगा जो ये आपका ये होगा। अब आपको गिवन होगा कि चार्ज आपको मान लीजिए 10 कूलम दिया हुआ है, ठीक है, के का वैल्यू आपको पता है 9 × 10 की पावर 9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये सब आपको वैल्यू नहीं भी गिवन होती है ना, तो ये तो पता होती है आप कि के का वैल्यू कितना होता है, ठीक। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जरूरी नहीं है सर एक ही रिंग दिया जाए, 2 रिंग दे दिया जाए, मान लीजिए कि इसके बीच में कोई बात की जाए आपसे कि ये भी आर डिस्टेंस पर है और ये भी आर डिस्टेंस पर है, और ये जो रेडियस है ये भी आर है और ये भी रेडियस आर है, तो एक्चुअली वो डिस्टेंस कितनी होगी टोटल 2r हो गई, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 2r हो गई, ठीक है, 2r हो गई। तो बताइए इस पर चार्ज है पॉजिटिव और इस पर चार्ज है नेगेटिव, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया था, ठीक है, तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए इस वाले पॉइंट पर, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी नेट एट 2 पॉइंट, ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो ये क्वेश्चन आप मुझे कल बताएंगे सॉल्व करके। मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूँ कि एक चार्ज ये दिया हुआ है जिसका रेडियस है r, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पे बात करिए, और एक और दिया हुआ है जिसका r डिस्टेंस है जिसका रेडियस है कितना, उसका भी r है, ठीक है, बट इस पर लगने वाला डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज q है और इस पर है -q, तो बताइए कि इसके सेंटर पे कितना होगा। तो देखो इसके सेंटर पे कितना होगा मैं ही बता देता हूँ आपको, यार इस वाले रिंग के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, वी नेट चाहिए ना मुझे, वी नेट किस किस की वजह से आ सकता है, देखो वी नेट आ सकता है इस वाली रिंग के लिए, ये वाला पॉइंट हो गया एक्सियल, तो वी एक्सियल, ठीक है, और इस खुद के लिए क्या हो जाएगा वी सेंटर हो जाएगा, पूछा या नहीं पूछा। अब देखना वी सेंटर तो इसका खुद का होगा, तो चार्ज कौन सा कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और वी एक्सियल किसका होगा, इसका होगा, तो चार्ज किसका कंसीडर करेंगे, इसका कंसीडर करेंगे, अंडरस्टैंड और नॉट। देखिएगा कि मैं इसको ऐसे करा सकता हूँ कि देखो इस वाले रिंग के लिए तो ये पॉइंट कैसा बिहेव कर रहा है एक्सियल की तरह, जिसका डिस्टेंस कितना हो गया 2r, तो देखो वी एक्सियल लिख दूं मैं यहाँ पर, वी एक्सियल इक्वल टू
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 1/2। ठीक है, तो के कौन सा एक्सेल है, क्यू वाला ये लेंगे ना प्लस वाला, तो के क्यू अपॉन आर कितना होगा, आर तो रेडियस ऑफ द रिंग ये आर स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2। हुआ नहीं हुआ? डन। अब उसके लिए देखिएगा आप लोग, उसके लिए भी देखिएगा कि दूसरा वाला जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा सेंटर पर, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा सेंटर वाले पॉइंट के लिए, सेंटर वाले के लिए चार्ज अलग हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर होता है सेंटर वाले के लिए, तो पहली चीज तो ये पता होना चाहिए आपको। इसके सेंटर के लिए तो कितना होगा के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू कौन सा क्यू माइनस वाला, क्योंकि खुद के सेंटर का चार्ज अपॉन आर, आर तो आ रही है, इन दोनों को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा आपका। आएगा नहीं आएगा आंसर? भाई इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा के क्यू अपॉन 4r स्क्वायर प्लस 1r स्क्वायर, तो 5r स्क्वायर की होल पावर 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के क्यू अपॉन आर ही आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार और, तो के क्यू अपॉन √5r। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देते हैं माइनस के क्यू, सेंटर वाला लिख दिया, ये एक्सियल वाला आ गया ये, और ये सेंटर वाला के क्यू अपॉन आर, तो आंसर आ जाएगा के क्यू कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, तो आंसर कितना है 1/√5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √5 अपॉन √5, ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि दोनों का इफेक्ट आएगा, क्योंकि एक्सियल है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। समझे आप लोग? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक्सेल आएगा। हेलो, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को कैसे सेंटर निकालते, कैसे एक्सेल पॉइंट पर निकालते हैं? कुछ समझ में आ रहा है?